राष्ट्रवाद सेकेंडरी चीज़ है पाकिस्तान में। जहाँ तक मुझे लगता है, पाकिस्तान अपने एयर बेसेस अमेरिका को दे चुका है। हाँ, अनाउंसमेंट बाद में होगा, अब सच्चाई हमको बाद में पता चलेगी, ये अलग बात है, क्योंकि ये पुराने टाइम में भी ऐसा कर चुके हैं। सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड तो वो है नहीं। पाकिस्तान के पास अगर पैसे बनाने का कोई ज़रिया है तो वो है सिर्फ उसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अविज रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आजकल एक ही खबर सुर्खी में है कि पाकिस्तान अपने एयर बेसेस अमेरिका को देगा या नहीं देगा। अगर अमेरिका की माने तो अमेरिका की तरफ से ये बयान आ गया है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको एयर बेसेस यूज़ करने का परमिशन दे दिया है। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की बात सुने और पाकिस्तानी जो विदेश मंत्री साहब कुरैशी साहब हैं, उनका बयान वाज़े तौर पे ये है कि वो किसी भी देश को अपना एयर बेसेस यूज़ करने की परमिशन नहीं देंगे। अब दोस्तों, अगर हमको ये समझना है कि पाकिस्तान क्या डिसीज़न लेगा, तो सबसे पहले हमको पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर समझना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जन्म एक इस्लामिक कंट्री के रूप में हुआ है और पिछले 72 सालों से पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो पाकिस्तानी कौम के बीच, पाकिस्तानी आवाम के बीच सिर्फ इस्लामिक कट्टरवाद को प्रमोट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद सेकेंडरी चीज़ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे पहले, आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान ने कभी ये कहा गया हो कि पाकिस्तान खतरे में है, आपका मुल्क खतरे में है, आपका देश खतरे में है? नहीं, वहाँ हमेशा ये सुनाई देता है कि इस्लाम खतरे में है, दीन खतरे में है, दीन की हिफाजत के लिए आपको जिहाद करना है। मतलब हमेशा पाकिस्तान में कट्टरवादी जो इस्लामी कट्टरवाद है उसको प्रमोट किया गया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के बाहर आतंकवाद को प्रमोट किया गया। एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में एक खाका बनाया गया था पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर, जिसके विरोध में पाकिस्तानी आवाम ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दिया। मतलब पिछले 6-7 दिनों तक पाकिस्तान में को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था उन्होंने, क्योंकि यहाँ बात मज़हब की थी। वहीं जब देश की बात आती है, चाहे यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ के मोटरवेज़ को गिरवी रख देती है, वहाँ के पाक को गिरवी रख देती है, वहाँ के एयरपोर्ट्स को गिरवी रख देती है, ये सारे जो कौमी असासे हैं इन सबको गिरवी रख देती है। यहाँ तक कि 1971 में जब पूरा पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया, तब भी इन सब घटनाओं के लिए किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता। ना ही पाकिस्तानी आवाम इसके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रिक्ट ओपिनियन देती है, किसी तरह का विरोध दर्ज कराती है, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तानी कौम के लिए मज़हब पहली प्रायोरिटी है, देश दूसरी प्रायोरिटी है। देश हमेशा सेकेंडरी आता है मज़हब के बाद। ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये डिसीजन लेना किसको है कि एयर बेसेस दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। देखिए, इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि वो ये डिसीजन ले सके, क्योंकि वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड तो वो है नहीं। अगर पाकिस्तान में कोई इस डिसीजन को ले सकता है तो वो है पाकिस्तानी आर्मी। सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी ये डिसाइड कर सकती है कि एयर बेसेस दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। अब अगर हम पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को एक वर्किंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करती है। उसकी नज़र में पाकिस्तान की अहमियत उतनी ही है जितनी एक वर्किंग प्लेस की होती है। वो वहाँ रहते हैं, वहाँ सर्विस करते हैं, वहाँ के सारे मामलों में दखलंदाजी करते हैं, पैसे बनाते हैं, पर्सनल पैसे बनाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाते हैं। उन पैसों का इन्वेस्टमेंट वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ वो वेस्टर्न कंट्री में बनाते हैं। इनके बच्चे जो आर्मी जनरल्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हैं, जितने भी पाकिस्तान में हुए हैं,
इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई करते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़, इनके पास डुअल पासपोर्ट्स हैं। जब तक ये सर्विस कर रहे हैं तब तक ये सारे काम ये करते रहते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो सीधा सीधा ये पाकिस्तान से बाहर जाके इस्टेब्लिश हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, पाकिस्तान के बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। फिर इनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। आप एक जनरल का नाम नहीं बता सकते। मैं सेनाध्यक्षों की बात कर रहा हूँ। एक सेनाध्यक्ष का आप नाम नहीं बता सकते जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रुका हो। चाहे आप जनरल कियानी को ले लीजिए, चाहे आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ले लीजिए, चाहे आप जनरल राहिल शरीफ को ले लीजिए, चाहे आप जनरल जहांगीर को ले लीजिए, ये सब के सब रिटायरमेंट के बाद फ़ॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसकी जो रवायत है, वो रवायत है पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पैसे बनाने की मशीन के तौर पे वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। उसके लिए पाकिस्तान की अहमियत एक वतन की नहीं है। वो सिर्फ जब तक वो सर्विस में है तब तक उसको पाकिस्तान से पैसे पैदा करने हैं, उन पैसों को बाहर इन्वेस्ट करना है, और रिटायरमेंट के बाद जाके बाहर शिफ्ट हो जाना है, सेटल हो जाना है, वहाँ बिज़नेस करना है। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर में उनके मकान फ्लैट्स होते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिज़नेस हाउसेस होते हैं। वो सब कुछ अपना सेटलमेंट बाहर का करते हैं कि उनकी 4, 5, 6 पीढ़ियाँ बैठ के खाएं। इतना पैसा वो इकट्ठा कर लेते हैं एक सर्विस पीरियड में। तो जब किसी देश की फ़ौज, जो उस देश का सबसे मुक़द्दस इदारा होता है, वो अगर अपने मुल्क का इस तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो उस मुल्क को जूते पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वही पाकिस्तान को आज के डेट में पड़ रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया पाकिस्तान का चरित्र और पाकिस्तानी फ़ौज का चरित्र। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। दोस्तों देखो, पाकिस्तान की आज की स्थिति अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की लगी पड़ी है। पाकिस्तान FATF में फंसा हुआ है, ग्रे लिस्ट में, कभी भी ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला गया तो ईरान जैसे उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, जो उसके इकनॉमी के लिए बहुत बुरी हालत हो जाएगी इकनॉमी की। वर्ल्ड बैंक से इन्होंने पैसे ले रखे हैं, इन्होंने IMF से पैसे ले रखे हैं। कोई भी वर्ल्ड का ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है इंटरनेशनली जहाँ से एक मुल्क को कर्ज़ा मिल सकता हो और पाकिस्तानी ने ना लिया हो। स्थिति आज की डेट में ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज़ा हो गया है, उनकी GDP का 90% के करीब तो उनके ऊपर कर्ज़ा हो गया है। इतना कर्ज़ा उनके ऊपर हो गया कि उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी इनको लोन लेना पड़ रहा है। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो आज पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि 6 महीने के बाद वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे सके। ये बयान मेरे नहीं हैं, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के बयानात हैं। ये पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है। अब देखिए दोस्तों, कोरोना के इस दौर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबकी इकनॉमी पे बुरा असर तो पड़ा ही है। हर देश की इकनॉमी थोड़े से बुरे, किसी की ज़्यादा किसी की कम, थोड़ा सा बुरे दौर से निकल रही। तो पाकिस्तान की इकनॉमी अगर बुरे दौर में क्या, वो तो ज़मीन पे लेटी पड़ी है, लेकिन अगर उस इकनॉमी को ये बचाना चाहें, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए, आप अपनी देश की इनकम बढ़ाने की कोशिश करिए। लेकिन उसमें समस्या ये है, पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं है। पाकिस्तान के पास ना टेक्निकल सुपीरियरिटी है, ना उसके पास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है जिसको वो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता। स्किल्स के नाम पे उसके पास सिर्फ एक ही स्किल है, वो है टेरर फैलाना। उसकी पूरे विश्व को ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के पास अगर पैसे बनाने का कोई ज़रिया है तो वो है सिर्फ उसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान विश्व में ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे उसकी लोकेशन की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस है, और इसी चीज़ को पाकिस्तान शुरुआत से ही बेचता आ रहा है। चाहे आप अयूब खान का दौर देख लीजिए, चाहे आप जनरल जिया का दौर देख लीजिए, चाहे आप परवेज़ मुशर्रफ का दौर देख लीजिए, और आज भी अगर हम
पाकिस्तान में किसी इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अभी जो इन्वेस्टमेंट उनमें चाइना की चल रही थी, चाइना को पाकिस्तान ने क्या दिया है? रास्ता ही तो दिया है ग्वादर तक आने का। चाइना से ग्वादर तक आने का उसको रास्ता दिया, मतलब अपनी राहदारी दी है उसको। चाइना को पाकिस्तान ने राहदारी दी है, रोड बनाने की परमिशन दी है, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। और अमेरिका भी वही चाहता है, अमेरिका को भी ये देने जा रहे हैं। तो अमेरिका को पहले भी ये अपने एयर बेसेस इस्तेमाल करने की परमिशन दे चुके हैं, पहले भी दिया था इन्होंने। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया था उस समय के टाइम पे 2001 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2001 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो जब इन्होंने पुराने समय में पाकिस्तान को राहदारी दी थी तो पाकिस्तान से उसके पैसे मिलते थे इनको, लेकिन पिछले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने मना कर दिया कि हम तो आपको हम आपके अलाई अब रहे नहीं और हमारे पैसे का वीज़ा इस्तेमाल करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में टेरर को प्रमोट करने के पीछे आप उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, और जिस कारण से आप, जिस कारण को बता के आप पैसे ले जाते हैं, उन कारणों में उन पैसों का इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने, अमेरिका ने इनकी फ़ंडिंग रोक दी। अब फंडिंग इनकी रुक गई और इनके पास पैसा कमाने का कोई और ज़रिया है नहीं, तो इन्होंने मजबूरी में इनको चाइना के पास जाना पड़ा। देखिए, चाइना पाकिस्तान की पहली प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका ने, अब सही शब्द का इस्तेमाल करें, दुत्कार दिया इनको। जब अमेरिका ने इनको दुत्कार दिया तो इनके पास मजबूरी हो गई चाइना के पास जाने की। लेकिन चाइना एड नहीं देता, चाइना लोन देता है। चाइना के अंदर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो आपको अस्पताल बनाने के लिए या रोड्स बनाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा नहीं देता है। चाइना का सीधा सा रूल है कि 100 रुपये हम आपको दे रहे हैं, हमको 150 रुपये चाहिए अगले साल, हमको रिटर्न चाहिए उस पर, वो लोन देता है। तो और अमेरिका हमेशा एड देता है। अमेरिका पोलियो के लिए इनको कुछ फ़ंड दे देगा, 200-300 मिलियन डॉलर, या डेवलपमेंट के नाम पे दे देगा। तो इनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा अमेरिका रही है। मैं पाकिस्तानी फ़ौज की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिसीजन उसी को लेना है। पाकिस्तानी फ़ौज की पहली प्रायोरिटी, क्योंकि इनके पर्सनल जो एसेट्स हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की जो पर्सनल एसेट्स हैं, वो भी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही हैं। इनका फ्यूचर तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं ये अपना फ्यूचर। पाकिस्तान में तो ये अपना फ्यूचर देखते नहीं, क्योंकि सर्विस के बाद तो इनको वेस्टर्न कंट्रीज़ में शिफ्ट होना है। और साथ में जो अमेरिका से पैसे इनको मिलते हैं, वो पैसे इनको एड के फॉर्म में मिलते हैं, वो इनको रिटर्न नहीं करने होते हैं। बस ये है कि हाँ, उनके जो अमेरिका के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट के फेवर में इनको काम करना होता है। तो अच्छा, दूसरी चीज़, अभी जो IMF में फंसा हुआ है, वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान फंसा हुआ है, या FATF में फंसा हुआ है, इन सब जगहों पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। जैसे FATF की बात करें तो वहाँ फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, और यूरोपियन कंट्रीज़ या नाटो कंट्रीज़ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। तो इनका बेसिक इनका जो प्रॉफिट है, मुनाफा, इनको अगर देश बेच के कोई मुनाफे की हम बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए वो मुनाफा अमेरिका के साथ ही है। चाइना के साथ तो ये दलदल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना तो गिरवी रख के, इनकी प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखेगा, इनके कौमी असासों को गिरवी रखेगा, और उसके एवज में वो पैसा देगा, और पैसा ये चुका नहीं सकते क्योंकि इनकम तो कहीं से है नहीं। तो जैसे अभी चाइना ने हरमनटोटा पोर्ट श्रीलंका का ले लिया, वहाँ उसने हरमनटोटा पोर्ट डेवलप किया, लेकिन वो पैसा, जो डेवलपमेंट में पैसा लगा, वो चाइना ने श्रीलंका को लोन के तौर पे दिया, और जब श्रीलंका वो लोन नहीं चुका पाया तो उन्होंने हरमनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया। यही वो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं चाइनीज़। तो ये फ़र्क है अमेरिका और पाकिस्तान में, अमेरिका और चाइना में। तो दोस्तों, बेसिकली स्थिति ये है कि पाकिस्तान इतनी जगहों पे फंसा हुआ है कि वो अमेरिका को ना नहीं बोल सकता, उसकी हैसियत नहीं है अमेरिका को ना बोलने की, और अमेरिका उसकी पहली प्रायोरिटी भी है। लेकिन चाइना, चूँकि इन्वेस्टमेंट, अभी CPEC की बात करें, CPEC में चाइना का करीब 17-18 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। चाइना
इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब अगर, और इस समय आप देख रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, खुली तौर पे वो चाइना को काउंटर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये अगर खुल के ये बोल दें कि हम अमेरिका को अपने एयर बेसेस दे रहे हैं, तो चाइना नाराज़ हो जाए, और चाइना तो महाजन है, अगर नाराज़ हो गए तो बोलेगा मेरा पैसा दो, सारा जो लोन लिया सारा पैसा दो, तो वो पाकिस्तान दे नहीं सकता। इसलिए इनके ये जो विदेश मंत्रालय या शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये लोग जो बयानात दे रहे हैं, उन बयानों का कोई कीमत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, पाकिस्तान अपने एयर बेसेस अमेरिका को दे चुका है। हाँ, अनाउंसमेंट बाद में होगा, अब सच्चाई हमको बाद में पता चलेगी, ये अलग बात है, क्योंकि ये पुराने टाइम में भी ऐसा कर चुके हैं। जब अयूब खान साहब का दौर था तो इन्होंने अमेरिका को एयर बेसेस इस्तेमाल करने के लिए दिया था, और किसी को पता नहीं था, पूरी पाकिस्तानी आवाम को किसी में से किसी को नहीं पता था। वो तो जब सोवियत यूनियन ने इनको धमकी दी कि आपके एयर बेसिस से जासूसी विमान उड़ के हमारे खिलाफ जासूसी कर रहे हैं, हम आपके एयर बेसिस को नेस्तनाबूद कर देंगे, तब ये बात खुल के आई अयूब खान साहब के दौर में कि इन्होंने अमेरिका को एयर बेसिस दे रखे थे। तो पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से मुनाफ़क़त में हमेशा से रही है। इनकी मुनाफ़क़त का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का एक सिटीज़न था जो पाकिस्तान में अमेरिका का एक सिटीज़न था, वो शायद CIA का कोई ऑफिसर था या कौन था, ये बारे में कंफर्म नहीं हूँ। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसके पीछे ISI के या इनके लोकल इंटेलिजेंस के कुछ लोग शायद उसका पीछा कर रहे थे। उसको थोड़ा सा शक हुआ कि कौन लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और इस गलतफहमी में उसने अपनी पिस्टल निकाली और 2 पाकिस्तान को बीच रोड पे शूट कर दिया। अब उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी नहीं, तो पाकिस्तानी पुलिस उसको पकड़ के ले गई और हफ्ते भर में वो छूट गया, 1 हफ्ते में वो छूट गया। अब आप इनकी हिपोक्रेसी का अंदाज़ा लगाइए कि उसको छोड़ने के पीछे इन्होंने बहाना क्या बनाया। जब अमेरिकन्स का प्रेशर पड़ा, भाई वो अमेरिकन सिटीजन है तो अमेरिकन प्रेशर पड़ेगा, अमेरिकन प्रेशर जब इनके ऊपर पड़ा उसको छोड़ने के लिए, तो इन्होंने बहाना क्या बनाया कि इस्लामिक कानून के हिसाब से मरने वाले का परिवार अगर कातिल को माफ़ कर दे तो फिर उसको छोड़ा जा सकता है। अमेरिकन खुश हो गए, बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या करना है, कितना पैसा चाहिए, और जो भी पैसे का लेन देन हुआ हो, फिगर मुझे नहीं पता, वो अमेरिकन्स ने पैसे दिए और अपने बंदे को छुड़ा के ले गए। उसका नाम मुझे भूल रहा, रेमंड डेविस करके उस अमेरिकन सिटीजन का नाम था, रेमंड डेविस। तो ये है इनकी मुनाफ़क़त, मतलब कत्ल करिए, और अगर इनके ऊपर प्रेशर पड़ गया तो ये कोई भी बहाना बना के निकल जाएंगे आज के टाइम में। तो ये दोस्तों, ये पाकिस्तानी फ़ौज ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और अब तो इनके पास 2 पार्टीज़ हैं, भले ही ठीक है इन्हीं का मुल्क ख़रीद रहे हैं, लेकिन 2 पार्टीज़ हैं, चाइना भी है, अमेरिका भी है। तो अब ठीक है, जो ज़्यादा पैसे देगा उनकी खिदमत ये करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का चाइना और अमेरिका का रिलेशन डेवलप हो रहा है, उस तरीके से एक ही क्षेत्र में अगर चाइना और अमेरिका नज़दीक आते हैं, साउथ एशिया में, अगर आप समझें कि ग्वादर में ही शायद ये, ग्वादर के पास बलूचिस्तान में ही ये लोग अपना एयरबेस दे रहे हैं अमेरिका को, और वहीं पे ग्वादर बंदरगाह भी डेवलप कर रहा है चाइना। अगर एक ही रीजन में दोनों कंट्रीज़ आ रही हैं, तो ये एक थोड़ी सी खतरे की घंटी है साउथ एशिया के लिए। भाई, चाइना भी एक ताकतवर मुल्क है और अमेरिका तो ताकतवर है ही है, और एक दूसरे के खिलाफ वो कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो दोनों एक ही क्षेत्र में, पाकिस्तान को तो फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को तो पैसे मिल रहे हैं, वो तो बोलेगा ठीक है पैसे ले लो, आपको हमारे ही पब्लिक पे अगर ड्रोन अटैक्स करने हैं तो डजेंट मैटर, उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो पैसा सबसे कीमती है। लेकिन इस पूरे रीजन के लिए जो सेंट्रल एशिया का रीजन, साउथ एशिया का रीजन है,
इस पूरे रीजन के लिए ये बड़ी घटना है और इसके असरात इस पूरे रीजन पे पड़ेंगे। तो दोस्तों, स्थिति ये है कि चाइना पाकिस्तान को पैसे दे नहीं रहा है और अमेरिका को मना करने की ताकत पाकिस्तान में नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों पे अगर हम गौर करें तो यही लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने एयरबेसेस अमेरिका को दे देगा, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर वो मना कर देता है तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। अमेरिका को मना करने के बाद जो उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा ना, वो पाकिस्तान के पास अभी क्षमता नहीं है उसे झेलने की। इसलिए मुझे यही लगता है कि वो एयरबेसेस अपने दे देगा। लेकिन इस घटना के घटने से अगर एयरबेसेस वो बलूचिस्तान में वो अमेरिका को दे देता है तो इस घटना से जो इस साउथ एशिया में जो बदलाव आएंगे, इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।